ओके, सो लेक्चर नंबर 9 सेंट्रल ऑर्बिट वी आर डिस्कसिंग, और बहुत करीब पहुंच चुके हैं इसको ख़त्म करने को लेके। सो फॉर एंडिंग दिस चैप्टर, एंडिंग दिस यूनिट, वी आर वेरी क्लोज। ठीक, सो वी जस्ट टेक ओनली 2 to 3 lectures more for theoretical portion, and after that we will discuss important numericals. So lecture number 9 will be some interesting टॉपिक, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ले सपोज कि ये कोई सेंट्रल ऑर्बिट है, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ये सेंटर ऑफ फोर्स O है, ठीक, ये पोजीशन वेक्टर R है। तो अगर इसको मैं एप्स पॉइंट बोलूँ, एप्स पॉइंट P को अगर मैं एप्स पॉइंट बोलूँ, तो इसके लिए मुझे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंजेंट वो एंगल कितना बनाना चाहिए, π/2 बनाना चाहिए। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर होगा वो आपका ये टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो पोजीशन वेक्टर R होगा OP विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो इसका आज मैं प्रूफ करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक आप लिख लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, पेरिहीलियन एंड एपहीलियन। ठीक, वैसे ये टॉपिक आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अगर आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ तो। ठीक, तो जो ज्योग्राफी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे तो आपको ये आइडिया होगा कि पेरिहीलियन क्या होता है, एपीहीलियन क्या होता है, लेकिन चिंता मत करिए, आसान टॉपिक है। ओके, सो पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम पॉइंट्स की बात करेंगे कि पेरिहीलियन और एपीहीलियन पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन हम लोग एक साथ देख लेंगे। पेरिहीलियन एंड एपीहीलियन are the points which are situated at the minimum and maximum distance respectively from the center of force. Perihelion and aphelion are the points which are situated at the minimum and maximum distance respectively from the center of force. तो जो आपका सेंटर ऑफ फोर्स O होता है, उससे जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा, ठीक है, कि हाँ कहाँ पे, सेंट्रल ऑर्बिट पे। ठीक है, ऑन सेंट्रल ऑर्बिट भी लिख सकते हैं आगे, ऑन सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक, ऑन सेंट्रल ऑर्बिट। तो पेरिहीलियन कौन सा पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ फोर्स से जो मिनिमम डिस्टेंस पे होगा वो पेरिहीलियन पॉइंट होगा, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा वो एपीहीलियन पॉइंट होगा। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली मतलब है कि जो मिनिमम वाला है वो पेरिहीलियन को कनेक्ट करेगा, और जो मैक्सिमम वाला है वो एपीहीलियन को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस पे पॉइंट होगा वो पेरिहीलियन होगा सेंटर ऑफ फोर्स से, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा सेंटर ऑफ फोर्स से वो पॉइंट कौन सा होगा, एपीहीलियन होगा। फिगर से समझते हैं। लेट करते हैं कि हम यहाँ पे एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाते हैं, और इस बार मैं ट्राई करूंगा कि एक प्रॉपर इलिप्स बने। ठीक, ये एक इलिप्स है, एंड लेट्स सपोज इसका सेंटर ऑफ फोर्स हमारे पास, लेट्स सपोज यहाँ पे है O। ठीक, इसका सेंटर ऑफ फोर्स हमारे पास क्या है, O। इस इलिप्स के दो फोकाई होते हैं, बता रखा है, एक फोकस आप लेट्स सपोज यहाँ पे हो सकता है और एक फोकस यहाँ पे हो सकता है। खैर हमें इससे भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, मतलब कहने का ये है कि दो फोकस होते हैं F1 एंड F2। अब पेरिहीलियन कौन सा पॉइंट है, जो मिनिमम डिस्टेंस पे है। तो अगर आप देखो तो ये आपको क्या है, ये आपको मिनिमम डिस्टेंस नजर आएगा। ठीक, मतलब अगर कोई पार्टिकल यहाँ से लेट्स सपोज ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है,
ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो है, ये मिनिमम डिस्टेंस पे है। और सपोज जो ये वाला पॉइंट है, देखिए कितना दूर है, सो दिस इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस। इस पॉइंट को हम बोलेंगे एपीहीलियम, ठीक, और इस पॉइंट को बोलेंगे पेरीहीलियम। अब इसको आप और अच्छे समझ पाओगे जब मैं एक्चुअली सेंट्रल फोर्स भी दिखा पाऊंगा। तो इसको थोड़ा सा और यहाँ पे देखते हैं। सेम इलिप्टिकल पाथ ले लेते हैं, मेरे पास थोड़ा सा अच्छा बना है। ले सपोज करो कि यहाँ पे पॉइंट पी है पार्टिकल का, ठीक, और पार्टिकल इससे ऐसे रोटेट कर रहा है, और अंडर ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक। तो अगर इस सेंट्रल फोर्स के अंडर में ये पार्टिकल इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ फोर्स ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ फोर्स, क्योंकि डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्या है, एफ, ठीक, सेंटर ऑफ फोर्स। तो आप ये वाला पॉइंट देखो, और ले सपोज कि यही पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया, तो यहाँ से इसकी दूरी देखो, ये सेम पार्टिकल है जो पी डैश से पहुंचा है, ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, तो ये वाला डिस्टेंस बड़ा है, तो इस पॉइंट को अब हम बोलेंगे एपीहीलियम, और इस पॉइंट को बोलेंगे हम पेरीहीलियम, क्योंकि छोटा डिस्टेंस है। और अगर फोकस यहाँ पे आ जाएगा तो फिर से रिवर्स हो जाएगा, मतलब अब इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं पेरीहीलियम, और इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं एपीहीलियम। तो अभी हमने क्या बताया कि सेंटर ऑफ फोर्स अब एक्ट कर रहा है, तो की क्या बात है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल फोर्स यहाँ पे एक्ट करते हुए मैंने दिखाया हुआ है, और इसको मैंने माना है सेंटर ऑफ फोर्स। तो पेरीहीलियम एपीहीलियम आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीहीलियम स्मॉलेस्ट मिनिमम डिस्टेंस होती है सेंट्रल ऑर्बिट पे सेंटर ऑफ फोर्स से, और एपीहीलियम मैक्सिमम डिस्टेंस होती है सेंट्रल ऑर्बिट पे सेंटर ऑफ फोर्स से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था कि मैं वो ये वाला टॉपिक करवाऊंगा, कौन सा, एप्स पॉइंट अगर है तो पोजीशन वेक्टर और टेंजेंट उस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होगा, ठीक। सो क्वेश्चन है टू प्रूफ, ये मैंने नहीं करवाया था, ठीक है, सिर्फ बताया था कि टेंजेंट और वो परपेंडिकुलर होंगे, तो आप करवा रहे हैं, कर लीजिए। एट एन एप्स पॉइंट, at an apse point the radius vector is perpendicular to the tangent। प्रूफ करते हैं। फिगर आप बना सकते हो, जैसे सपोज आपने इलिप्स ही बना लिया, ठीक, इसको जैसे सपोज पी बोल रहे हैं, और इसको आप सेंटर ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं। तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करिए कुछ इस तरीके से कि एंगल π/2 बने, और ओपी और ये टेंजेंट आपके क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऐसा आपको दिखाना है। अगर ये पी क्या है, एप्स पॉइंट है, पी अगर एप्स पॉइंट है तब प्रूफ करते हैं। आसान है प्रूफ, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बता रखा हूँ, उसी का हम यूज़ करेंगे। वी नो दैट, एक तो मैंने आपको ये बता दिया है कि एट एन एप्स पॉइंट पे du/d थीटा 0 होता है, इसका तो मैंने प्रूफ भी कर रखा है, ठीक, इसका तो मैंने अभी प्रूफ भी करवा दिया है आपको पिछले लेक्चर में। तो एट एन एप्स पॉइंट du/d थीटा 0 होता है। और हमें ये भी पता है, अगेन वी नो दैट क्या, कि 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, ये इसके बराबर होता है। ये हम लोगों ने पेडल बारे में पढ़ा हुआ है। सिंस अब हमें पता है कि r होता है 1/u, ठीक, सिंस r होता है 1/u, तो अगर मैं इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ।
तो डी आर बाई डी थीटा की जो वैल्यू आती है वो आती है माइनस का 1/u² du/d थीटा। और अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो वी विल गेट 1/u⁴ du/d थीटा का होल स्क्वायर। इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें आगे का रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम इसके वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़ ये भी बताई थी मैंने कि एप्स पॉइंट पे चूंकि थीटा π/2 है या फाई π/2 है, एंगल π/2 है, तो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि P इज इक्वल टू होता है r sin φ, पेडल इक्वेशन। ठीक, पेडल इक्वेशन में मैंने बता रखा है कि P बराबर r sin φ होता है। तो अगर r sin 90 रखूँ तो P बराबर r आ जाएगा। मतलब π/2 एंगल पे एप्स पॉइंट पे अगर ये पोजीशन वेक्टर और टेंजेंट परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ पे P r के बराबर आता है। तो मैं काम करता हूँ, ठीक, हम यहाँ पे काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ये जो आया है, ठीक, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। इस P को हम यहाँ पे साथ में लेके चलेंगे और P को R के बराबर दिखा देंगे। और जैसे P को R के बराबर दिखा देंगे तो हमारा एक काम तो हो जाएगा कि हाँ वाकई में एंगल π/2 है। और π/2 है मतलब दोनों लाइंस यानी पोजीशन वेक्टर और ये वाली टेंजेंट वाली आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो ये जहाँ पे है हम इसका यूज़ करते हैं और यहाँ पे dr/d थीटा की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। So what you will get, 1/p² is equal to 1/r² प्लस 1/r⁴। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 1/u⁴ du/d थीटा का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज कि 1/p² इज इक्वल टू 1/r² लिख सकते हैं u का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं u⁴ 1/p² एज इट इज, 1/r² को लिख सकते हैं u का स्क्वायर, 1/r⁴ को लिख सकते हैं u⁴, और यहाँ पे पहले से ही u⁴ नीचे है, और du/d थीटा का होल स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यू विल गेट 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du/d थीटा का होल स्क्वायर। एप्स पॉइंट पे एट एन एप्स पॉइंट P, एप्स पॉइंट पे du/d थीटा कितना होता है फ्रेंड्स, 0 होता है, बता रखा है। तो du/d थीटा 0 होता है, तो इसका यूज यहाँ पे करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस 0, 1/p² इज इक्वल टू u², 1/p² इज इक्वल टू u का जगह हम यहाँ पे 1/r रखेंगे तो 1/r²। यहाँ से आप दे सकते हो कि p बराबर r आ जाएगा। यहाँ से 1/p इज इक्वल टू 1/r कर सकते हैं, और फिर जब आप उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो p इज इक्वल टू r यहाँ पे आ सकता है। तो P बराबर R हमने दिखा दिया, मतलब कहानी वही चल रही है कि P बराबर R sin φ होता है, और फाई अगर π/2 है एप्स पॉइंट पे तो P बराबर R आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल कितना था, π/2 है, और π/2 मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब पोजीशन वेक्टर और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, पोजीशन वेक्टर और टेंजेंट आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको प्रूव किया है। तो टेक्निक आपको लेके चलनी पड़ेगी। तो जितनी चीज़ें मैंने वहाँ पे पिछले वाले क्लास में बता रखी हैं उन सभी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, देख लीजिए, उन सभी का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी मिस हो रहा है, सभी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। ठीक, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो बी रेडी फॉर दैट। तब तक आप लोग इन सब चीज़ों का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट में ये सब काम आएंगे। कभी कभी थ्योरी आती है, ठीक है, कभी कभी थ्योरी आती है।